आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, बात करें कराची की सियासत की तो फिर से एक मरतबा हलचल मच चुकी है। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है। अगर हम बात करें गवर्नर इमरान इस्माइल साहब की, तो उन्होंने कहा है ये किसी की खाला का घर नहीं है, यहाँ पे किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी। तो इसके ऊपर गौर तो किया जा रहा है, लेकिन गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब ने जिस तरह से कहा कि किसी की खाला का घर नहीं है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से गौर किया जा रहा है, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, तो उनकी जो ना अहलियत, मतलब अगर हम बात करें उनकी मतलब कारकर्दगी की, तो वो अपनी कारकर्दगी पे पूरा नहीं उतरे। मेरे अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी मैं राय दूँ, तो मुझे तो जिस तरह के हमने सोचा था कि आके वो काम करेंगे, लेकिन कराची का जो सूरत हाल है वो आपके सामने। तो अगर गौर किया जा रहा है मुर्तज़ा वहाब के बारे में, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इक़दाम है। और अगर हम बात करें कराची की बिज़नेस की, तो कराची के बिज़नेस में जो है, बड़े बिजनेसमैन की अगर बात करूँ, तो वो कराची से अपना बिज़नेस ख़त्म करके यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात है वो तो मिल नहीं रही हैं आवाम को। किस तरह से बिज़नेस हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने कारोबार को हम जो है बढ़ा सकते हैं। तो इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ फ्रेंड। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने जिक्र किया, कराची की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने पर गौर किया जा रहा है। उस पर इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध का कहना है कि किसी की खाला का घर नहीं है, जिसका दिल चाहे अपनी मनमानियाँ करे। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है इरफान साहब, APML से इनका ताल्लुक़ है, रहनुमा। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं PSP से सैयद हाफिज़ुद्दीन साहब। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग, खैरियत से हैं? मैं पहले तो आपसे इरफान साहब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जो पार्टी है वो कराची की पार्टी है। लेकिन आप मुझे बताएं, कराची की जो सियासत है वो किस रुख पर जा रही है? एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जा रही, मतलब वो सियासत में मज़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात तो ये कि कराची बेस्ड हम नहीं थे, पूरी ही पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो बाद में वजूद में आई, मगर काफ लीग की शक्ल में इस मुल्क के अंदर बाकायदा जो है वो दौर, इनकलाबी दौर जो आपने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा था, वो वही दौर था कि जिसमें पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हुआ। 11 तरक्की याफ्ता मुल्कों में पाकिस्तान अगर आया तो उसी दौर में आया। पाकिस्तान को उस वक्त जब इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान के अंदर, जब वो 99 के अंदर जब जनरल साहब ने हुकूमत आई, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे। बहुत बुरे हालात थे पाकिस्तान के, और एम्बार्गो लगे हुए थे, क्योंकि आपने जो एटमी धमाके किए थे उसके बाद पाकिस्तान पे ऊपर बहुत सारी सख्तियाँ थी। तो वो हालात के अंदर हुकूमत उन्होंने ली, और उस हुकूमत को लेने के बाद 3 साल जो चैलेंजेस थे, जो पाकिस्तान को एक 14 रुकनी कैबिनेट से उन्होंने चलाया। फिर 2002 में ज़ाहिर बात है कि एक इलेक्शन के बाद, काफ लीग की वजूद में आने के बाद पाकिस्तान को वो लेके आगे बढ़े। तो आपने स्पेसिफिक कराची की बात की। देखिए, मैं भी कराची बेस्ड हूँ और ज़ाहिर बात है एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। डेफिनेटली वो दौर ऐसा एक इनकलाबी दौर था कि उस दौर में पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ऐसे मुनीर साहब ने कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वजह बताई कि वो क्यों बंद करना चाह रहे हैं। इस तरह के हालात अब रहे नहीं है ना। एक बिजनेसमैन कब तक अपना मतलब एक सारी जिंदगी का उसका जो सरमाया होता है वो कब तक लगा के खत्म कर देखिए, बिजनेस कम्युनिटी को आज तक किसी हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया, सिवाय जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर के अलावा। वो वाहिद दौर था कि उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए, आप देखें इंडस्ट्री जोन्स बने वहाँ पे, इनके जितने भी इश्यूज थे उनको हल किया गया। पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत आगे गया। आज खान साहब की हुकूमत ने 2-3 साल के बाद उनको ये बात समझ में आ गई
कि कंस्ट्रक्शन में एक वाहिद ऐसा हल है कि जिससे आपकी जीडीपी आप बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर है कि जिससे पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के बाद डॉलर आएगा। तो ये जो आपका जो इस वक्त गर्दिशी कर्जे जो आपके कम होते जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की ये जो पॉलिसी थी कि अब वो टेक्सटाइल सेक्टर में और पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के इशूज़ हैं उनको एड्रेस करना शुरू किया। और बिज़नेस कम्युनिटी ने भी पहले दिन से मरहूम सिराज कासिम तेली साहब ने ये बात कही थी कि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, मगर जब अगर खुदा न खास्ता अगर आप कोई ट्रैक से उतरेंगे तो फिर वो बिज़नेस कम्युनिटी ही होगी जो आपको सामने खड़ी हुई होगी। तो आज अगर ऐसे मुनीर साहब ने फैक्ट्री बंद करने का इंदिया दिया और साथ में 7 से 8 फैक्ट्री का उन्होंने कहा है कि वो और भी बंद हो रही हैं, तो ये जो इस वक्त जी, तो कराची एक माशी हब है और इस माशी हब का हाल ये है कि एक छोटी सी बारिश में 100 लोग शहीद हो जाते हैं बेचारे, किसी ना किसी करंट लगने से या किसी पानी के अंदर डूबने से। ये जो हालात जो इस वक्त आपने एक इशारा दिया मुर्तज़ा वहाब का, पाकिस्तान की तारीख में, आप तो के सहाफ़ी हैं और सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है तो आपकी नॉलेज होगी कि क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बल्दियाती निज़ाम पहले कभी आया था? पाकिस्तान के अंदर आज जो हालात बल्दियाती निज़ाम कहीं नज़र आ रहा है पूरे पाकिस्तान? बल्दियाती निज़ाम तो मुझे लगता है शुरू से ही बिगड़ा हुआ है। ये जो जमात इस्लामी के दौर में जो काम हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आज पीएसपी अगर खड़ी है तो उसी बेस पे खड़ी है। मुस्तफ़ा कमाल भी जाहिर सी बात है उन्होंने जो किया, लेकिन उस हद तक नहीं किया क्योंकि कराची का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। कई सालों का बिगाड़ उन्होंने मतलब जितने कोशिश कर सकते थे नेमतुल्लाह साहब ने, इस चीज़ पे हम अप्रिशिएट जरूर करेंगे मुस्तफ़ा कमाल नेमतुल्लाह साहब ने उसका स्टार्ट लिया और फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने उसको लेके वो आगे बढ़े और इस पे कोई शक नहीं है कि वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक रोडों पे नजर आए और आज जो वो पीएसपी को कामयाबी से आगे लेके बढ़ रहे हैं और एक कामयाबी उनकी नज़र आ रही है। बेशक उनकी सीटें नहीं हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि पीएसपी जो है उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने इस कराची के लिए काफ़ी काम किया है और हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और आगे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। और ये जब तक यूनाइटेड होके बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके, आपकी मईशत को कौन बेहतर करेगा? कोई सियासतदान करेगा? पाकिस्तान की सियासत का ये आप रिकॉर्ड चेक कर लें, जमहूरियत डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये बात तो करते हैं, मगर डेमोक्रेसी के अंदर जितने सियासत आते हैं उनकी ग्रोथ क्यों बढ़ जाती है, उनकी बिजनेस ग्रोथ क्यों बढ़ जाती है? पाकिस्तान की ग्रोथ नीचे आ जाती है और इनकी बिजनेस ग्रोथ बढ़ जाती है। आप जितने भी सियासतदान मेजोरिटी देखें तो वो यही है। तो पाकिस्तान के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। खान साहब को 3 साल लगे इस ब्यूरोक्रेसी को समझने में कि ये ब्यूरोक्रेसी क्या है। जो उन्होंने 100 चैंपियंस बताए थे, मईशत के चैंपियंस थे, वो बाद में किसी और चीज़ के चैंपियंस निकले और आज आप देखें कि रीशफल कितने बार हो चुका है और कितनी बार उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं फिर भी इमरान खान साहब को यहाँ क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान की कौम की वो आवाज़ बने। इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक इमेज जो था वो बहुत डाउन था, उसको बेहतर किया और स्टेटस को जिससे हम 70 साल से उसको भुगत रहे थे, उस स्टेटस को अगर थर्ड फोर्थ किसी ने दी, पहले हम कोशिश हम कर रहे थे मगर हमें तो गद्दार डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हम एक मुहिब्बे वतनों को, पाकिस्तान की अंदर ये एक सबसे बड़ी बुराई है कि जो पाकिस्तान का जो हम मुहिब्बे वतन है, या तो उसे उड़ा दिया जाता है या उसे सियासत की नज़र कर दिया जाता है या उसे गद्दार कह दिया जाता है। अब गद्दार किसे कहा? जिसने इस मुल्क को 11 तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा किया। गद्दार किसको कहा? जिसने इस मुल्क के अंदर इन दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात की। गद्दार उसको कहा गया जिसने इस मुल्क के अंदर एक आईटी का निज़ाम बेहतर किया, आपकी मीडिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, पाकिस्तान के अंदर सी पैक दिया। सी पैक का विजन किसने दिया आपको? सी पैक के जो सम्राट आज आपको मिल रहे हैं, दिस क्रेडिट गोज बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। मैं दुआ करता हूँ आपके इस चैनल के ऊपर कि उनकी तबीयत आज बेहतर नहीं है, मगर अल्लाह करे कि वो जल्द बेहतर हों और इंशाल्लाह ही विल बी गेट वेरी सून, इंशाल्लाह वेल गेट वेरी सून इंशाल्लाह। और कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो उनकी तबीयत बेहतर हो और वो इस मुल्क के लिए जो भी एक रोल अदा कर सकते हैं वो रोल अदा करें। तो मेरा कहने का मकसद, सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की मईशत को अगर आपको बेहतर करना है, इन तमाम चैलेंजेस का फेस करना है, तो आपको बिजनेस कम्युनिटी और तमाम यूनाइटेड होकर इस स्टेटस को के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। दोबारा अगर वही आपने दोबारा उन्हीं लोगों को वोट दे के आप आगे ले आते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारी जो कुर्बानियाँ हैं ये सारी की सारी ज़ाया हो सकती है। ठीक है जी हाफिज़ साहब, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। पहले आप पीटीआई के एमपीए रहे, फिर उसके बाद आपने जो है अपनी एमपीएशिप छोड़कर पीएसपी ज्वाइन कर ली।
पीएसपी ज्वाइन करने की ऐसी क्या वजह बनी, मतलब ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी जिसको आपने देख के पीएसपी ज्वाइन की? देखिए, बुनियादी एक बात तो अभी मेरे भाई ने बड़ी वजाहत से बता दी कि मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत और उनका काम ऐसा था इस सूबे में, कराची के लिए, कि जिसकी नज़ीर कहीं मिलती नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, असल में आप उठाकर देखिए कि पिछली 2-3 दहाइयों से 30 साल से 40 साल के दरमियान जो सूरत हाल सिंध की रही है, इसमें कराची को पर्टिकुलरली, और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग जो एरियाज़ थे उसको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बशमूल MKM दोनों ने सरफ नज़र किया, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप सिंध के तमाम अगर उठा के देखेंगी अर्बन सेंटर्स को, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आज कराची के साथ भी ये मजाक कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी मजाक करती है। मैं असेंबली में खुद रहा हूँ, जो फंड अलोकेशंस हैं, जो जिस तरीके से उसका खर्च होता है, उसकी कोई जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं है, उसको आप उठा के देख लीजिए। उससे इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है जिससे हम सब नबरदाजमा होते रहते हैं। लेकिन अब PSP ने मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में ये फ़ैसला किया है कि पूरी तरीके से इस मसले पे अपना पाँव टेक के बात करेंगे और रास्ता बनाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले चाहते हैं कि बल्दियाती इदारों को क़ुव्वत दी जाए। अब आप देखें, ये इलेक्शन कराने के बजाय ये एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये किसी ना किसी बहाने से इलेक्शन को डिले करा रहे हैं। कभी सेंसस का कहते हैं, सेंसस के अंदर खुद इन्होंने एग्रीमेंट किया था 2018 के इलेक्शन में, उसके मुताबिक कराची का जो सेंसस का इशू है उसको पर्टिकुलरली रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर ऑडिट होना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। इनको कमीशन बनाना था इस मकसद के लिए, नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। अब ये कह रहे हैं सेंसस का इशू है, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते तो भाई तुम पिछला जो सेंसस है उसकी बुनियाद पे ही करवा दो। यहाँ पे कम से कम नुमाइंदे तो आएंगे। इस शहर की बर्बादी के अंदर तुम अपने पेशानी पे कलंक का टीका लगा रहे हो बार बार, और यहाँ के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाक सरजमीन पार्टी पूरी तरीके से ये मुतालबा करती है कि 140A कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज के तहत पावर्स को डेलीगेट होना है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, तमाम पावर्स को जाना चाहिए और उसके मुताबिक काम होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने इस सिलसिले में एक पूरा फार्मूला भी पेश किया है कि किस तरीके से PFC अवार्ड होना चाहिए। PFC अवार्ड को नथी करना चाहिए NFC अवार्ड के साथ, ताकि फाइनेंशियल जो इश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स तक प्रॉपरली पहुंच जाएं। इसके बाद उन्होंने जो अहम बात इसके अंदर कही है कि 140A के तहत जो इख्तियारात मिलना चाहिए, जिस तरीके से निज़ाम को तरतीब देना चाहिए, वो दुनिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस में मौजूद है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उस बात को उसी तरीके से शामिल होना चाहिए। इसका एक चैप्टर क्रिएट करना चाहिए। जिस तरीके से सदर को इख्तियारात होते हैं कि वो आएगा और अपना काम शुरू करेगा, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, उसी तरीके से मुल्क भर के तमाम मेयर्स के पास इख्तियारात होना चाहिए। वो अपने पावर्स डेलीगेट करें प्रॉपरली और अपना काम शुरू करें जैसे ही आए, और इलेक्शन भी इन टाइम होना चाहिए। आज बड़ी अफसोसनाक कैफियत है, PTI की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या इवन मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, ये बल्दियाती इदारों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इन इदारों को पे अहमियत देनी चाहिए, इनको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि गली कूचे के मसाइल पूरी तरीके से हल हों। नेशनल इशूज़ पे तो ये बात करते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि नेशनल इशूज़ के ऊपर PTI की गवर्नमेंट तो फेलियर गवर्नमेंट है। उसके जितने इक़दामात हैं उन तमाम इक़दामात को ले लें। वो खुद उनका सूबा है, पाकिस्तान की 60% आबादी वहाँ पर है। आप देखिए वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। आते ही यकजंबुश कलम उन्होंने ख़त्म कर दिया और मुस्लिम लीग उस पर फातिहा भी नहीं पढ़ रही। मुस्लिम लीग भी आराम से बैठी हुई है, उसके नुमाइंदों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कह रहे हैं वोट को अहमियत दो। किस वोट को अहमियत देना चाहते हैं? वो किस वोट की ताकत को आगे लेके जाना चाहते हैं, जबकि उनके बल्दियाती नुमाइंदे 51,000 नुमाइंदे हैं
जो बेयारो मददगार फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सेम केपीके की पोजीशन है, सेम आज सिंध की पोजीशन है, बलूचिस्तान की पोजीशन है। आप बताइए पूरे मुल्क में कहीं बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं हैं और सिंध बिलावल भट्टो कश्मीर में खड़े होकर जमहूरियत की बात करते हैं। वो बताएं क्या कराची में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने से जमहूरियत बहाल हो रही है या जमहूरियत के लिए कोई काम हो रहा है? मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के साथ नकब जनी है। सही, ठीक है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो किसी सूरत के अंदर डिजर्व नहीं करती कि सिंध में उसकी हुकूमत बाकी रहे। ठीक है जिरफान साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त 3 साल के बाद 2-2.5 साल, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्हें ये समझने में लग गया कि ये ब्यूरोक्रेसी जो 35 साल की एक गंद थी, उसे साफ़ करना इतना आसान नहीं था। मैं हाफिज़ साहब की बात से इस पे ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि वो जो एग्ज़ाम लेने चाहिए थे शुरू में, उन्होंने उस पर काफ़ी डिले किया। मगर देखें, आज सी पैक के हवाले से 730 अरब का उन्होंने बजट दिया और जो उन्होंने स्पीच की और जो वहाँ पे जो वैक्यूम था उस वैक्यूम को दूर किया और उन्होंने जो बात की कि वहाँ पे जो बलोच रहनुमाओं के साथ जो नाराज़गी हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक उन्होंने कश्मीर की बात की और नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की, ये तो पप्पा बचाओ तहरीक चल रही है कि दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो है अब्बा को बचा लिया जाए और इनके तमाम जो करप्शन के अंदर केस। देखिए, आज आप जितने मुहिब वतन थे उनको उन्होंने गद्दार क्लियर करने की कोशिश की, मगर मकाफात अमल से सबको गुजरना है। आज वो तमाम के तमाम जेल में अपनी सजाएं भुगत रहे। या फिर आप ये देखिए कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के ऊपर आज आधी पार्लियामेंट तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पे चल रही है। तो ये सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, क्यों इनके ऊपर केसेस हैं, क्यों वो जवाब नहीं दे पा रहे, क्यों वो अपनी तमाम तर सबूत पेश नहीं कर पा रहे? देखिए, बिल्कुल ये बात हाफिज़ साहब की सही है कि करप्शन का हाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम तर सियासी हलके जो थे वो तमाम के तमाम इसी चैलेंजेस से गुजर रहे हैं कि पार्टीज़ में सियासतदान जो हैं वो कम, अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा हैं। अब जब आप अपॉर्चुनिस्ट को एक इक़्तिदार में लाएंगे तो आप असेंबली का हाल तो देख रहे हैं। असेंबली में क्या हो रहा है? किताबें फेंकी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसमें अल्लाह के नाम भी मौजूद हैं, मगर ये तो इनको समझ नहीं आ रही किस तरीके से उन्होंने बुक्स पे की हैं। और जहाँ तक हाफिज़ साहब ने तो खैर तहरीक इंसाफ को माशाल्लाह से पहले उन्होंने देखा, ज्वाइन भी किया और फिर इसके बाद पीएसपी में आए। देखिए, पीएसपी इस वक्त इम्तिहानात से गुजर रही है क्योंकि एमक्यूएम जो है वो पिछले 3-4 पार्ट्स के अंदर वो जो है तकसीम हो चुकी है। और जो इस वक्त एक चेहरा जो है मुस्तफ़ा कमाल भाई का, क्योंकि उनकी कराची की वो शक्ल है, क्योंकि उन्होंने कराची के लिए काम किया तो लोगों की सोच है कि उनको मौका मिलना चाहिए। मगर जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब की बात की और जो आइन की शिक बताई उन्होंने कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है वो क्यों नहीं लाना चाहते, क्योंकि इख्तियारात 18वीं तरमीम के बाद इन्होंने तो अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि इन्हें पता था कि अब फेडरल में तो आना नहीं है, अब आपको वज़ीर आज़म तो बनना नहीं है, तो सिंध के अंदर 18वीं तरमीम करके इख्तियारात नीचे लेके सिंध के ऊपर आप काबिज हो जाएं। अब ज़ाहिरी बात है 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अंदर इख्तियारात हैं कि वो अपने इस सूबे को किस तरीके से चलाएंगे। अब बात यह है कि यहाँ पे जो इस वक्त दूसरी सियासी पार्टियाँ जितनी भी यहाँ पे हैं, जैसे पीएसपी हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ तो एक बहुत ही कम तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं। इसी तरीके से सिंध भी पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है कराची में जो है आगे आने वाले दिनों में उसी एमक्यूएम तो देखें इस वक्त उनकी तो परफेक्ट पक्की सीटें, उनकी पक्की सीटों में से आधी सीटें जा चुकी हैं, आधी बाकी रह गई हैं, आधी टुकड़ों में बटी हुई हैं। जब तक ये एक उनके पास लीडरशिप नहीं आएगी तब तक ये इसी तरीके के मामला से गुजरते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जमहूरी निज़ाम सूट नहीं करता। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। ये कौम जो है पहले कौम तो बन जाए, मैं तो इसे हुजूम कहता हूँ। जहाँ देखें आप हर पार्टी के पीछे इतने लोग खड़े हो जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये? हर शख्स एक नया ख्वाब लेकर आता है और फिर नया पाकिस्तान तो आपने देख ही लिया, नया पाकिस्तान भी देख लिया। फिर आपने देखे नया पाकिस्तान में आपने जो है मदीना की बात की कि आपने रियासत मदीना की बात की। अब रियासत मदीना में लाहौर में जो वाकया हुआ, आपने अभी पिछले दिनों देखा कि क्या वाकया हुआ, किस तरीके के वाकयात सामने आ रहे हैं, किस किस तरीके के ये चीज़ें जो है। ये रियासत मदीना को नाम लेके हम नहीं कह सकते कि ये रियासत मदीना है, ये हमें पकड़ है। फिर इसकी देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमारी बड़ी पकड़ है। एक जमहूर का मतलब अवाम है, और अवाम को ये क्या दे रहे हैं सब आपके सामने। तो मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल सिस्टम सूट करता है, और अगर पाकिस्तान को एक लंबी इनिंग मिलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो मैं समझता हूँ कि फिर
तमाम ऐसे लोगों को जो मुल्क के लिए बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं और माजी उनका अच्छा रहा है, उन लोगों को प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर हिस्सा बनाया जाए और इस मुल्क के तमाम चैलेंजेस को देखिए, वन मैन शो ही हम इन तमाम इश्यूज को हल कर सकते हैं। ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए, जो पार्लियामेंट का हाल हुआ, आप लोगों के सामने है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से इलेक्शन के वक्त ये एक साथ हो जाते हैं। टॉक शोज में देखें कि एक दूसरे से लड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। लेकिन अवाम के ऊपर क्या तो ये मैं आपको है? कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ज़रूरत है और लंबी इनिंग की ज़रूरत है, और ऐसे डिसीजंस लेने जो तमाम चैलेंजेस में पाकिस्तान को एक आगे की तरफ लेके जाए। इस मुल्क में कमी किस चीज़ की है? पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपके तमाम कर्जे उतर सकते हैं। ये जो सी पैक है आपका, 1 साल के अंदर आपके कर्जे उतार सकता है अगर आप उसको बेहतर तरीके से लेके आगे बढ़े। तो पाकिस्तान के अंदर इन अपॉर्चुनिटी जितने भी हैं ना, उनसे जान छुड़ानी है, और आने वाले इलेक्शन में कौम को भी चाहिए कि आप खुदा के वास्ते कौम बने, ये हुजूम बनना छोड़ें। जब तक आप कौम नहीं बनेंगे और जब तक आप ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवानों को लेके आए, अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इन सफेद बालों वालों को निकाल के आप नौजवानों को लेके आए, उनको डिसीजन मेकिंग में रखें। खुदा के लिए ऐसे लोग जो 25, 30 साल से सियासत कर रहे हैं और 25-30 साल से सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर कर रहे हैं, अपनी बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं खान साहब। यहाँ पे मैं भी चाहूँगी, फिर मैं आपकी तरफ में आऊँ। जब इमरान खान साहब जो है उनका मतलब वो कंटेनर पर चढ़ के तकरीरें किया करते थे, तब तो वो कहते थे हम यूथ के बारे में लेकिन आज आप देखिए हमारी यूथ का क्या हाल है। मतलब मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, कर रहे हैं, लेकिन वो आप ये देखिए हमारी जो यूथ है वो राइडर्स के तौर पे अब नौकरियां कर रहे हैं। तो ये तो हमारी नई जो नस्ल है, नौजवान है हमारे, उनका हाल हो चुका, उनका मुस्तकबिल ये बन चुका है। डिग्रीज उनके पास होने के बावजूद उनके पास नौकरीज नहीं है। उनको यू टर्न क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि जितने भी कंटेनर पे खड़े होके उन्होंने बातें की। आप लोग जैसे सोच रहे हैं ना, देखें इन्होंने भी कहा कि जमहूरियत के बारे में और सदारती निज़ाम के बारे में। पहली बात तो ये है कि जमहूरियत के अंदर जब लोग आएंगे, सिस्टम चलेगा, 2, 4, 5 इलेक्शंस होंगे, तो मैं समझता हूँ लोगों को इतना शऊर है, इन्होंने ही हुकूमत चलानी है, इस मुल्क के लोगों ने ही हुकूमत करनी है। अगर इनको मौका दिया जाएगा तो हल्के हल्के लोगों को देखकर ऊपर सही तरीके से लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ आपके सामने आपने कितनी मेहनत की है, 249 में आपने कितनी मेहनत की है। आपको मैं देख रहा था कि आपकी मेहनत को मैं देख रहा था, वहाँ पे आपकी वर्किंग को मैं देख रहा था, और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मुस्तफा कमाल भाई को आना चाहिए था। मैंने खुद बयान दिया इस हवाले से। नहीं, मैं आपको बताऊं मुस्तफा भाई को, देखें मैं आपको बताऊं, वहाँ पे हमें लास्टली 1600 वोट पड़े थे, इस बार हमें 9,500 वोट पड़े हैं मुस्तफा भाई। जिनको नहीं पढ़ने चाहिए थे उनको कैसे पढ़े? नहीं, उनको वोट लेने का तरीका जवाब देना सर, उनके वोट ही नहीं थे, वो जीत गए। वो कैसे? उन्होंने तो कभी वहाँ पे उन्होंने, देखिए यही सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ खत्म होंगी, वक्त के साथ खत्म होंगी। इतना वक्त कहाँ है? पूरा नहीं, आपके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कहने का मकसद है आजमाए हुए को दोबारा आजमाए। नहीं, ऐसा ना करें, आजमाए हुए की बात नहीं है। पूरे सिस्टम से सही लोग निकलते हैं, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, या पीएसपी हो या पीटीआई हो, इसमें तमाम सारे के सारे गंदे लोग नहीं हैं। लेकिन हो ये गया है कि हेजेमनी हो गई है पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसे लोगों की जो सही रास्ते पे नहीं है। सर NA 249 के आप जो इस वक्त डिसीजन आया NA 249 का, जो वोट जिनको पड़े, क्या आप मानते हैं कि ये इलेक्शन? बिल्कुल हम नहीं मानते फेयर नहीं हुए, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए लेकिन ऐसा होगा वक्त के साथ साथ लोगों को उठना पड़ेगा, जिनके वोट चोरी हुए हैं, जिनके साथ मतलब जिनके साथ हाथ किया गया है। बच्चा 1.5 लाख रुपए कर्ज में है, कब तक एक्सपेरिमेंट देखिए मैं आज आपको एक बात बताऊं, 1.5 लाख रुपए खर्च में लाने वाले देखिए ना, उन दोनों का हशर क्या हुआ है। नहीं, अब आप भी शामिल हैं और इसमें तो अब थोड़ा बहुत आप भी शामिल होने शुरू हो गए, क्योंकि पीछे माजी में तो आप भी रहे ना सर। नहीं, मैं तो वक्त पे छोड़ा ना, नहीं वक्त के ऊपर मैंने छोड़ा ना पीटीआई को। देखिए शामिल होने वाली बात नहीं, मैं तो इस बात को उस वक्त समझ चुका था, लोग इस बात को मानते नहीं थे। आपने बड़ी मेहनत की है, मुझे मालूम है कि ये सारी सूरत हाल, मैं तो पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल था, बिल्कुल बहुत मेहनत। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने इस्तीफा इसीलिए दिया कि मुझे नज़र आता था जिस किस्म की पॉलिटिक्स पीटीआई में हो रही थी वो कोई डिलीवर नहीं कर सकेंगे, और आज 3 साल बाद ये वाली बात साबित हुई है कि वो डिलीवर करने के काबिल नहीं है।
जितने उनके नारे हैं, वो करप्शन के खिलाफ भी उनका जो नारा है, वो कहते हैं हम लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन आप बताएं एक को भी प्रॉपर सजा हो नहीं सकी है, किसी एक को भी नहीं हो सकी। बदकिस्मती की बात है। और ऐसा नहीं है कि कौम नहीं जानती कि ये चोर हैं, अब कौम मजबूर हो रही है कि फिर उनको वोट डालें। कोर्ट ने आपको जो लोग पकड़ के दिए, आपकी इन्हीं सुप्रीम कोर्टों ने छोड़ दिए। नहीं तो नहीं, आपकी देखिए मिलिट्री जो है ना, हमारा एक ऐसा इदारा है जिसके हमें एहतराम करना चाहिए। वो सारी चीज़ें उनका जो काम है वो काम करें, और यहाँ की अदालतों का काम है कि वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। तो सर आप इस पे भी बता दें कि आपकी अदालतों के जो इस वक्त के हालात हैं, इससे आप मुतमईन हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कौमों की बनने में ये 50, 60, 70 साल कुछ नहीं रखते। सर बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमसे आगे चले गए। उसी के लिए हमें हमारे पास तो हुआ यही है कि हम डीरेल होते रहे, हमारा सिस्टम खराब होता रहा। आज भी हमने नारों की बुनियाद पे वोट दे दिए, लोगों को देखा नहीं। आप यकीन करें, इमरान खान के साथ ऐसे लोग थे, आप बताएं कि वजीउद्दीन साहब थे, आप बताएं कि हामिद खान थे, तस्नीम नूरानी थे, ऐसे लोग थे जो काबिल लोग थे, जो इस पार्टी को चला सकते थे। जावेद हाशमी थे, इवन मैं कहता हूँ जहांगीर तरीन थे। मतलब ये प्रॉपर लोग थे जो पार्टी को चला सकते थे। लेकिन उसके मुकाबले में जब ऐसे लोगों को, जावेद हाशमी साहब खुद चल नहीं सकते, नहीं उनकी वो कम से कम पॉलिटिक्स तो जानते थे, वो बता तो सकते थे। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप PML उनकी वजह से बोल रहे होंगे, लेकिन हाशमी साहब जो है ना प्रॉपर आदमी, मतलब सियासतदान थे जो समझते आज उन्होंने अफवाज के हवाले से जो बातें की, अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, मैं मानता हूँ आपको। लेकिन मैं उनको सही रास्ते पे रखना एक लीडर का काम होता है ना। रखता इमरान खान उनको सबको साथ तरीके पे रखता नहीं, उनके कुछ अपने इस तरह के कारकुनान हैं, कुछ अपने मतलब सीनियर उनके पार्टी के मेंबर्स हैं जो टीवी शो टॉक शोज में बैठ के किस तरह की वो हरकतें कर रहे होते हैं। उन्होंने पांव से रोन के वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। नहीं, वो तो चले, जो भी उन्होंने किया। आज मैं आपको एक बात बताऊं, वो उस वक्त वो एकदम सही था ना, और आज वो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सही नहीं है आपकी नजर में। करवा तू मीठा देखिए ना, नहीं होता ना। मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। एक पॉलिटिशियन था, सिस्टम को समझता था, लोगों को जानता था, लोग इनको भी मशवरे सही दे सकता था। इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब थे। जहांगीर तरीन के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो कोई साबित तो नहीं हुए, कोई उसके अंदर सिर्फ एक इशू, आज भी उसने जितनी चीनी सस्ती दे दी, अब उसकी मिल्स हैं चंद, वो इतना बड़ा तो नहीं, जो 100 रुपए पहुंच चुकी है चीनी। आपकी पूरी शुगर मिल के 20%। मैं अर्ज कर लूँ, देखिए फिर भी मैं समझता हूँ, मैं जहांगीर साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ही इज एन बिजनेसमैन एंड ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ठीक है ना। लेकिन एक मेरी बात बताऊँ, अगर वो रहते तो शायद PTI को ज़्यादा फायदा होता, इसीलिए उनके साथ आप भी रहते तो फायदा होता। नहीं मैं आज PSP को फ़ायदा हो रहा है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कराची को फ़ायदा होगा। हमारी तवक्को है, हमारी तमाम तवक्कुआत अब जो है मुस्तफ़ा कमाल के साथ हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल की जो शख्सियत है वो आगे निकलेगी, और निकलने के साथ साथ दुनिया में ऐसे ही हुआ है। ये अर्दगान जो थे, इस्तांबुल के मेयर होते थे, ये इन्होंने चीज़ों को समझा। देखिए आप बार आप उनकी पार्टी के अंदर के होने की वजह से तो साबित भी कर दूंगा। मैं आप साबित तो सब कुछ कर सकते हैं, देखिए ना, फौजी तो सब कुछ साबित कर सकता है। ऐसा है कि हम तो सारी चीजें तस्लीम कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी कराची की सूरत हाल के हवाले से, कराची की जमात MKM पाकिस्तान जो है वो कराची महाजिर सूबे का उन्होंने नारा लगा दिया, महाजिर सूबे का वो चाहते महाजिर सूबा बन जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैं इस बात पे तो बिलीव नहीं करता कि इस तरीके के हालात पैदा किए जाएँ दोबारा, फिर हम एक नए चक्कर में निकल जाएँ। और मेरे समझ में आता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये बनने चाहिए, सूबों के अंदर इख्तियारात नीचे तक मिलने चाहिए। कराची के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची एक माशी हब है। नासिर हुसैन शाह साहब ने उस दिन अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 80% जो है वो जो रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो सिंध देती है, नहीं शहरी सिंध देता है, और शहरी सिंध कराची है।
तो कराची के जो हालात हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त एक बारिश हो जाए तो क्या हालत हो जाती सही बात है। इसी तरीके से जो रोडों के हाल हैं, पानी का जो निज़ाम इस वक्त, हालात इस वक्त ख़राब है, जो जंग चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्रियाँ दोबारा ऊपर आ रही थी, बड़ी मुश्किल से दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही थी। आप ये देखें स्नैचिंग के वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़े जाते हैं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, आप अपने इनके फैमिली के इश्यूज़ को कैसे हल करेंगे। अब उनको एक जवाब मिल गया है, आप किसी भी मुजरिम को पकड़े, इसको पूछे कि तुमने ये जुर्म क्यों किया, तो उसने कहा कि मेरे मन में तो अब उनको ये जवाब मिल गया। तो आप जब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं करेंगे, जब कराची जो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक सूबा है, अगर उसको जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। इस वक्त जो इनकी सीटें थी, 17-18 सीटें थी एमक्यूएम की, आज 6-7 रह गई हैं, और अगर यही हालात रहे तो पता नहीं क्या अब आगे कितनी सीटें इनकी रह जाएंगी। तो दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एमक्यूएम की एक हकीकत ज़रूर है, मगर इनके अंदर जो इस वक्त जो टुकड़े हुए हैं, जब तक ये खुद यूनाइटेड होके ये मुहाजिर के नारे से हट के आपको कम से कम पाकिस्तान का, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाएं, तो इसमें आपको और ज़्यादा बेहतरी साबित हो सकती है। लोग आपके ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं। ये मुहाजिर का नारा करके फिर हम एक दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूर है कि हमें ये छोटे छोटे पॉकेट चाहिए, ऐसे छोटे छोटे, कि जिसके अंदर हम कराची जो एक माशी हब है उसके अंदर हम बेहतरी लाने के लिए, जैसे कि हाफिज़ साहब ने भी कहा और मैंने आपको कहा कि जैसे कि मैं खुद चाहता था कि NA 249 से मुस्तफ़ा कमाल भाई जैसी शख्सियत जो है वो पार्लियामेंट में जाए, क्योंकि वो कराची की आवाज़ है, मैं उनको कराची की आवाज़ कहता हूँ। तो ये जो मैंने अभी आपको कहा कि ये ज़्यादा क्रेडिट क्यों जाता है लीडरशिप को। देखिए, आपकी लीडरशिप ऊपर से बेहतर होगी तो नीचे ग्रास रूट के ऊपर कोई भी मुजरिम एक बार जुर्म करने से पहले ज़रूर सोचेगा कि मेरा ऊपर बॉस जो है वो ईमानदार है। तो यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की फिर मैं यहाँ बात करूँगा कि वो एक ऐसा इनकलाबी दौर था कि जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई को भी मौका मिला और उन्होंने एक बेहतर रोल अदा किया। पहली बार एमक्यूएम को मौका मिला कि वो एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, वरना तो जो ताकतवर होता था एमक्यूएम उसके साथ बैठ जाती थी, जो ताकतवर होता था उनके साथ बैठ जाती थी। मगर पहली बार वो दौर जनरल मुशर्रफ का था जिसमें ग्रास रूट तक वो पैसे गए, लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसी किस्म का मामला होना चाहिए। मगर लीडरशिप, सबसे पहले लीडरशिप का जो यहाँ फुकदान है इस वक्त कराची को तो कोई लावारिस समझा हुआ है। और ये बिजनेस कम्युनिटी को भी मैं यहाँ मैसेज दूंगा कि यूनाइटेड हो जाएं खुदा के लिए। ये जो 8-10 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं इसके आगे शून्य ना लग जाए, इसके आगे शून्य ना लग जाए। तो ये 80% रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो इस वक्त जो एक हमारी ये जो सफ़र चल रहा है, इसको बेहतर करने के लिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी को एक होके, और सियासतदानों की बातों के इतना सीरियस मत लिया करें। सियासतदान अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नारा लगा सकते हैं। हमारा नारा एक ही है, सबसे पहले पाकिस्तान। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, और इस मुल्क के लिए पहले आप इस मुल्क के तो वफादार हो जाएं, इसके बाद फिर कोई और नारा लगाइएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे आज भी याद है जब मुस्तफ़ा कमाल नए नए मेयर बने थे तो कई लड़कियों का क्रश हुआ करते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब। मतलब उनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी है माशाल्लाह, तो वो बहुत अच्छे, हाँ मतलब जिस जब वो निकलते थे कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाया करते थे। इसमें कंट्रोवर्शियल भी हुए कुछ चीजों में। मुस्तफ़ा कमाल भाई की वीडियोस मौजूद हैं आज भी, हालांकि वो एक बेहतरी की तरफ उन्होंने तवज्जो देने की कोशिश की, मगर उसको कंट्रोवर्शियल किया गया। और जब वो बेहतर काम कर रहे थे तो उनके पीछे एक सियासत हो रही थी कि जो उनको रोका जा रहा था, उनके अंदर से हो रही थी। क्यों वसीम अख्तर डिलीवर नहीं कर पाए? क्या इख्तियारात नहीं थे? चलो जिस हद तक थे वही डिलीवर कर सकते थे, नहीं किया। तो विजन चाहिए, इसके बाद मिशन चाहिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनती है, देन रोड मैप बनता है। हमारी बदकिस्मती है कि लोगों के पास विजन ही नहीं है, रोड मैप तैयार करके बैठे हुए हैं, सियासत करने के लिए चल रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे एमक्यूएम की सियासत कैसी देख रहे हैं? एमक्यूएम की तो रूबज़वाल सियासत है। मेरे ख्याल में उनको अंदाज़ा होगा आइंदा इलेक्शन के अंदर कि जिस नारे की बुनियाद पे वो सूबे की बात कर रहे हैं। आप बताइए, सूबे को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट किसी सूरत में एमक्यूएम पूरा नहीं कर सकती। उनमें इतनी तो बात नहीं है कि वो प्रॉपर फोरम्स पे, वो कौमी असम्बली के अंदर इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, सेनेट में उनका नुमाइंदा मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे सूबाई असम्बली में मौजूद हैं। भाई उनका नुमाइंदा मेयर होता था, उस वक्त इन इदारों के अंदर आपने खड़ो के कभी बात की सूबे की? सूबे के लिए एम्फेसाइज किया? जिनका आप साथ दे रहे हैं
जिस मरकजी हुकूमत के आप साथ खड़े हुए हैं, वो आपकी बुनियाद पर उसकी हुकूमत चल रही है। आज MQM की बुनियाद पर ही PTI की हुकूमत चल रही है। MQM हट जाएगी तो PTI की हुकूमत गिर जाएगी। वोटों के उसको देख लीजिए आप, फिगर वर्क को। नहीं हट ही नहीं सकते ना वो हट नहीं, लेकिन हटना चाहते भी नहीं है, नहीं हटना नहीं, चाहते। वजारतें लेना चाहते हैं बिल्कुल, सिर्फ। यही बात है, प्रोटोकॉल वजारतें लेना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल। ना। तो मैं आपसे अर्ज करूं, देखें ये जो महाजर नाम पे ये इस्तेसाल कर रहे हैं महाजरों का, वो यही इस्तेसाल है। ये पिछले 30-40 साल से यही कुछ ये खेल खेला जाता रहा है। चूहे बिल्ली का, एक आदमी आता है उसे टोपी पहनाते हैं, अजरक बनाते हैं, वाह वाह कर देते हैं। इनका स्टाइल ही है। असेंबलियों में बात क्यों नहीं करते आप? असेंबली के अंदर वहां खड़े होकर क्यों हमारे हुकूक की बात नहीं करते, कराची के या अर्बन सिंध की? आप ये कह रहे हैं सूबा बनाएंगे। सूबा बनाना अपना जरा, तुम फंड्स तो ले लो, इनिशियल बात तो कर लो, सूबे की बात असेंबलियों में खड़े होकर तो कर लो। कहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है। शरीक जुर्म ना होता तो मुखबरी करता। ये भी सही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि MQM की सियासत रूबज़वाल है और वो अपने मंतकी तौर पर अपने खात्मे की तरफ जा रही है। जितने ये लोग सूबे की बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि सूबा बनाने में ये इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर किसी दर्जे पे ये सोचा जा सकता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन सकते थे सूबों के, अब उसके ऊपर भी इन्होंने मट्टी डाल दी है। ये चीख के कि हम सूबा बनाएंगे। अब सिंध के अंदर ख़ास तौर पे कोई सूबा बनने के इम्कानात मादूम तरीन हो गए। और ये जो फिर नारे लगा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो हर वक्त से करते रहे। ये PSL हो रही है। ये तो मैं आपको बता दूं, ये हर वक्त से करते रहे। ये मैं समझता हूँ एक ड्रामा है जिससे ये सारे गुजरते रहते हैं। और लोगों को अब समझ आना चाहिए कि सूबे की नारे के अंदर कोई ताकत नहीं है। हाँ, हम जो बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, गली कूचे को इख्तियार मिलना चाहिए, फंड्स वहाँ तक पहुँचने चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए, और बल्दियात को मोर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होना चाहिए, इतना कि उसके पास सारे फाइनेंशियल इख्तियारात हों। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो फंड्स आते हैं उसको प्रॉपरली देखिए। NFC अवार्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि NFC अवार्ड के अंदर एक फार्मूला है जिसके तहत फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का, वहाँ पे मैं कितना टैक्स दे रहा हूँ, इसके हिसाब से मुझे मिलेगा उस फार्मूले के तहत पैसा। जब मुझे उस फार्मूले के तहत पैसा मिलेगा, आप देखिए लालू खेत जो है, लालू खेत लियाकताबाद जो है, वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है जी। तो उसको जब मिलेगा तो वहाँ फंड्स आएंगे, वहाँ पे लोग उनके नुमाइंदों से पूछगछ होगी, गली कूचे के अंदर लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हें ये फंड आया, तुमने कहाँ खर्च किया। गली का नुमाइंदा पूछेगा। अगर फर्ज कीजिए उसने कल गाड़ी खरीद ली तो लोग उसकी गिरबान पकड़ेंगे, तुमने गाड़ी कहाँ से खरीद ली, तुम हमारे नुमाइंदे हो। खुदा करेगा। देखिए PSP, मैं आपको बताऊं, PSP इस फार्मूले पे काम कर रही है, पूरे मुल्क को एम्पावर करना चाहते हैं। हम किसी हुकूमत में उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक ये सारी सूरत हाल हतमी हद तक नहीं जाती, हाँ हतमी शक्ल में नहीं आ जाती। तो मैं समझता हूं कि हमें इसके लिए खड़े रहना चाहिए। हमें ओहदों के लिए, सीटों के लिए नहीं खड़े रहना चाहिए, हमें अपने कॉज के लिए। और मुस्तफ़ा कमाल देखिए आदमी ही ऐसा है, उसको वसीम अख्तर ने बना दिया था ना, DB गार्बेज बना दिया, वो चला गया, उसने कहा लाओ मुझे साफ करना है, मैं झाड़ू से साफ करने के लिए तैयार हूँ, खड़ा हो गया, तो भाग गई खुद। मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी में जो लोग जमा हो रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से सूरत हाल बन रही है, उसका हतमी अंजाम यही होगा कि हम लोगों को डिलीवर करेंगे। देखिए ऐसा ही होता है काफिले में, काफिले में ऐसा ही होता है कि जब लोग चलते हैं उनके अपने में मफादात होते हैं। अगर मफादात लीडर के विजन के मुताबिक ना हो, पार्टी के विजन के मुताबिक ना हो, तो लोग छोड़ के जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं काफिले में ऐसा ही होता है। ज्यादा लग रहा है। नहीं, आप जिसको जो भी बोल दें। एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से आपने देखा कि MQM पिछले दिनों रैलियां निकाल रही है, इससे पहले दीगर जमातें कराची में अपने अपने हक के लिए आवाज़ें बुलंद करती रहती हैं, तो PSP ने अभी तक किसी किस्म की कोई कराची के अवाम की, कराची की बुनियादी सहूलियात के लिए अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई, रैली क्यों नहीं निकाली? हम तो पता नहीं महीना 1.5 महीना वहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब के ऊपर। रिसेंटली मैं बताना शुरू करता हूँ ना, आपको बताना शुरू करता हूँ। हम बैठे हैं वहाँ पे, हमने 16 नुकाती एजेंडा दिया था। उसके बाद हम इलेक्शन के अंदर हमने
पूरी तरीके से हिस्सा लिया और अपना सारा मतलब फोकस रहा हमारे मंशूर के ऊपर, हम लोगों से बात करते हैं। आज भी हम ये जो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 140A के अंदर के तहत इख्तियारात, ये सारी बातें जो कर रहे हैं, हम उसे, हमारा मतमे नज़र ही वो है कि हम उस जानिब सफ़र करें जहाँ पे लोगों को बाइख्तियार बनाएं, गली कूचे में ताकत और फंड्स को ट्रांसफ़र करें ताकि लोग खुद अपने मसाइल को खुद हल कर सकें प्रॉपरली, और प्रॉपर लीडरशिप। देखिए, बल्दियात नहीं होने की वजह से, स्टूडेंट्स यूनियंस नहीं होने की वजह से जो लीडरशिप आती थी वो नहीं आ रही ऊपर। अब जो प्रॉपर लीडरशिप, अब फ़क़दान है, ये भी अभी जब से बैठ के यही बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग में ये हो गया, पीपल्स पार्टी में ये हो, इसके रूट कॉज की तरफ कोई नहीं जाता। अगर फ़र्ज़ कीजिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स खुद इंकरेज करें बल्दियाती उसको, तो ये ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी और PMLN का ख़ानदानी निज़ाम खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगा। ये हज़ारों बल्दियाती नुमाइंदे आएंगे, उसमें से खुद लीडरशिप आगे निकलेगी, मुल्क को चलाएगी, और दुनिया भर में भी ऐसे ही होता है। दुनिया भर में भी ऐसा ही होता है, उसके मुताबिक होना। ये हिस्ट्री यही बताती है, दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें इसी तरह से काम करती हैं। हमें भी उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इरफान साहब, आपसे भी लास्ट सवाल करना मैं ये चाहूँगी, जिस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक अपनी बदमाशी कर रहा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लाइट जब दिल चाहते बंद कर देते हैं, ओवर बिलिंग आपके सामने, किस तरह से आवाम परेशान हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको वेरी सिंपल सी बात कहूँ कि ये जितने भी हालात ख़राब हैं, इसके ज़िम्मेदार ये पॉलिटिशियन ही है। अब हर आदमी अपनी तर्जुमानी जो वो कर रहा होता है अपनी पार्टी की, वो अपनी बेहतर चीज़ें जो है वो सामने लाता है, वो ये नहीं देखता कि उसके माजी के हालात और मामलात क्या रहे। मैं समझता हूँ कि इनकलाबी दौर अगर कोई रहा, बल्दियाती निज़ाम की भाई ने बात की, हाफिज़ साहब ने, मैं समझता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम भी उसी वक्त बेहतर था। पाकिस्तान के अंदर दूध एक 2 रुपये बढ़ जाते थे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको याद होगा कि उस वक्त मेयर होते थे, और वो 2 रुपए के लिए किस तरीके के हालात पैदा हो जाते थे। तो देखिए, जब आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आपके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। आप इस वक्त, साउंड इज गुड, जो हाफिज साहब ने बातें की, बहुत अच्छा लग रहा था कान में सुनने के लिए, सुनने के हवाले से। मगर प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखें तो हमें अगर वाकई इस मुल्क से इतनी मोहब्बत थी और वाकई हम इस मुल्क के लिए काम करना चाहते थे, तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़े हो चुके थे 11। आपके पास पाकिस्तान कशकोल तोड़ चुका था। जनरल मुशर्रफ साहब ने, दुनिया के सियासतदान आते हैं कंटेनर पे खड़े होकर बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, हम लाइटर से आप बिल जला देते हैं, आप कहते हैं कि हम सिविल नाफरमानी में भी उतर आएंगे अगर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मगर अगर आपको किसी ने, अगर हकीकी बुनियाद पे अगर किसी ने इस जमहूरियत को, अगर किसी ने अगर आपके फेवर दी, जमहूरियत के लिए काम किया, ग्रास रूट के लिए काम किया, यूथ के लिए काम किया, मीडिया के लिए काम किया, बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम किया, तो वो जनरल मुशर्रफ साहब ने किया, आपको कशकोल तोड़ के दिया। जब आपका कर्जा होगा ना, तो उस मुल्क के अंदर जब जाएंगे ना आप, तो आपको दूसरी नजर से देखा जाता है। तो जब आप एक कशकोल तोड़ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी मजा कुछ और होती है, उसकी बात कुछ और होती है। तो अगर आपके आज आपके सियासत नहीं, एक मिनट मेरे साथ कभी बात कर लेना, आज आपके आप पूरा प्रोग्राम इस मसले पे रख लेना, मैं फिगर्स के साथ आपको ये बताऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको वो दौर लेके आऊंगा। उस दौर के बारे में मैं, देखिए ये नहीं कह रहा, आप ही की तकरीर बता दूंगा, मुस्तफा कमाल साहब की आखिरी स्पीच नहीं जो उन्होंने, मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा जनरल मुशर्रफ साहब की किसी उसको ऊपर, एक बार तारीफ तो कर दे मुझे, नहीं मेरी बात तो मान तो ले कि आज आपके पीएसपी के लीडर हैं। मैं एक बात तो ये बात तो आप मान ले, मेरी बात कहने पे मान ले, जरा बात तो मेरी सुन ले 1 मिनट के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनकी नीयत पे कोई शुबा नहीं, किसकी, मुस्तफा कमाल की या जनरल मुशर्रफ साहब की? नीयत पे कोई शुबा नहीं कर रहा, लेकिन देखें उनको इस बात का तजुर्बा नहीं था। पाकिस्तान में उस वक्त इतने बड़े फंड्स आए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। सही दे दिए ना, सही दे दिए तो सही यूटिलाइज हो गए। हुआ ये कि हम सारे के सारे गाड़ियां खरीदने और उस कामों में लग गए, हमने कहीं खर्चा ही नहीं किया। हमें जहाँ खर्च करना चाहिए। जनरल मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो वाहिद दौर था कि जिसमें आप लोन फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बने, पाकिस्तान का कशकोल टूटा, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के 11 तरक्की याफ्ता मुल्कों में खड़ा हो गया। और हाफिज साहब जिसकी बात कर रहे हैं, इस पे आप खुल के मनाजरे के लिए मैं तैयार हूँ कि आप अपने सारे टेन्योर ले आएँ। मैं जनरल मुशर्रफ साहब का वो टेन्योर लाऊंगा जिसमें इस मुल्क को लोन फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान बनाया और नारा लगाया सबसे पहले पाकिस्तान, और आज भी हम उसी पे खड़े हैं। देखिए, आज मैं बताऊँ आपको कि ये सारी बातें अपनी जगह रही हैं,
लेकिन उस दौर की वजह से जो इस मुल्क को तकालीफ उठानी पड़ी हैं उसकी भी कोई नज़ीर नहीं है। चले उस पे उसकी मुनाज़रा भी कोई करने के लिए नज़ीर मैं नहीं है। तैयार हूं। आप मुझे बताइए, प्रोग्राम रख लें, मैं आप आपके मुझे साथ बैठने के बताइए। लिए ठीक है, इंशाल्लाह चलें। पूरा प्रोग्राम आप इसके पूरा ऊपर प्रोग्राम रख करेंगे, लें, आप, मैं इंशाल्लाह उस सारे पे फैक्ट्स के मुनाज़रा साथ बात करने करेंगे, के लिए आपके साथ फैक्ट एंड तैयार हूं। फिगर्स के साथ इंशाल्लाह ज़रूर। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी इरफान साहब, आपने अपना वक्त दिया। मैं आपका भी हाफिज़ साहब शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मेहमानों के साथ हमारे साथ रहें।